हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 97। अब आगे वही आहान और ध्रुव जल्दी ही एक साथ होटल में बैठे हुए थे। वह कहीं और नहीं बल्कि सुमित के ही एक होटल में बैठे हुए थे। सुमित उस वक्त अपने वीआईपी रूम अपने होटल में ही था। आहान और ध्रुव ने उसे अपने वहां आने का खबर नहीं दी थी। वही आहान ध्रुव की ओर देखकर बोला था, यार सच बताऊं तो अब मेंशन जाने का दिल नहीं करता है। पता नहीं ये सब क्या हो गया है। आस्था भाभी कुछ दिनों के लिए हमारी जिंदगी में खुशियां भर के चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद सबके दिल पूरी तरह से उदास हो गया। और ध्रुव, मैं तुझे एक बात बताऊं, आज जब राजेश ने अरमान भाई को ये बताया कि आस्था भाभी घर छोड़कर चली गई है, तो उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब था। कहीं ना कहीं तुम मेरी बात मान या ना मान, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जरूर अरमान भाई के दिल में भाभी के लिए फीलिंग्स है। अगर हम इन फीलिंग्स को हवा दे तो हो सकता है कि भाभी हमेशा के लिए घर लौट आए और हमारे घर में एक बार फिर खुशियां आ जाए। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव की भी आंखों में चमक आ गई थी और वह बोला, शायद तू ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। फीलिंग्स तो है अरमान भाई के दिल में, क्योंकि तूने देखा नहीं, जब मैंने आस्था भाभी का हाथ पकड़ा था तब देखा था ना अरमान भाई किस तरह से सुलगती हुई आंखों से हमें देख रहे थे, मानो कि आंखों ही आंखों से हमारा मर्डर कर देंगे। तब आहान ने जल्दी ही ध्रुव के कानों में कुछ बताना शुरू कर दिया और ध्रुव जैसे जैसे आहान की बातें सुन रहा था, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसने आहान के सर को पकड़कर उसके माथे को चूम लिया था और बोला, जिस तरह से कल तू बहकी बहकी सी बातें कर रहा था, तो खाने पीने की बातें कर रहा था, मुझे तो लगा था कि तेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भूसा ही भरा हुआ है, लेकिन तेरे दिमाग में आइडिया भी आ सकते हैं। ये तो मुझे आज पहली बार पता चला। ये बोलते हुए ध्रुव मुस्कुरा दिया था और जल्दी ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन दोनों को हंसते हुए देखकर दो आंखें बड़ी ही सुकून भरी नजरों से देख रही थी। वह दो आंखें किसी और की नहीं बल्कि सुमित की थी। सुमित जो कि उसे वक्त अपने कमरे में आराम कर रहा था। जल्दी उसके पास एक फोन आया। वह फोन किसी और का नहीं बल्कि उसी के होटल के मैनेजर का था। सुमित ने ये बात बहुत पहले ही अपने मैनेजर और अपने होटल के स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रखी थे कि जब भी उसका कोई भी दोस्त या भाई वहां आए तो वह उसे उसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि सुमित उनके सबके लिए अच्छी तरह से इंतजाम ट्रीट करवाया करता था, उन्हें बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील करवाया करता था। तो आज जैसे ही सुमित को ये पता चला कि ध्रुव और आहान उसके होटल में आए हैं, तो वो उन्हें देखने के लिए वहां आया था और दोनों को हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ देखकर सुमित भी मुस्कुरा दिया, वरना सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ अंधेरे से में डूब गए थे। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन लोगों को रश्मि की मदद की जरूरत थी, तो इसीलिए ध्रुव और आहान जल्दी ही दोनों रश्मि से मिलने के लिए रवाना हो चुके थे। वहीं अगली सुबह आस्था जैसे ही सोकर उठी, उसे सबसे पहले रश्मि का ख्याल आया कि वह रश्मि से एक बात कर ले, लेकिन उसे कोई भी फोन घर में दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसीलिए वह अपने मामा से मिलने के लिए उनके कमरे की ओर जाने लगी थी ताकि उनका फोन लेकर वह डॉक्टर रश्मि से बात कर सके। लेकिन जैसी वह कमरे में गई, उसे अंदर से उसके मामा मामी के झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके मामा उसकी मामी से कह रहा थे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, उसे आया भी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन हुआ है और तुम चाहती हो कि मैं उससे बोलूं कि वह नानी माँ को लेकर गांव में चली जाए। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तुम पागल हो गई हो। तब सीमा जी गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं उसे लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और अपने देखा उसने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है। अरे मैं तो कहती हूँ, कौन इसके आगे तक की फीस भरेगा? भले ही उन अमीर लोगों ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया हो, लेकिन आगे की फीस कौन भरेगा? इसके बारे में सोचा है? हम अपनी बेटी की फीस भरेंगे कि इस लड़की की भी फीस भरेंगे? ऐसा कहकर सीमा जी मनोज को सुनाने लगी थी। वही आस्था का दिल कतरे कतरे हो गया था अपने मामा मामी की इस तरह की बातें सुनकर। तभी शारदा ने यानी उसकी नानी माँ ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, यह सारा ड्रामा इनका सुबह 5 बजे से चल रहा है। तू तो जानती है कि मुझे सुबह कितना जल्दी उठने की आदत है, और जब मैं उठी तभी से दोनों का झगड़ा चालू था। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना
तेरे साथ और हमें किसी के सहारे की, किसी के हमें एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। तभी नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़ा और मनोज जी और साथ सीमा का दरवाजा खटखटा दिया। अब सीमा मनोज जी किसी के दरवाजे के पर आने पर दोनों ही चुपचाप खड़े हो गए थे। और जैसे ही मनोज ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को देखा, उसने अपना सर झुका लिया था। तब शारदा जी उन दोनों की ओर देखकर बोली, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, मेरी गोरी ना तो कल किसी पर बोझ थी और ना आज किसी पर बोझ है। नानी माँ आस्था को प्यार और मोहब्बत से गोरी का कर बुलाया करती थी। वेल, तभी मनोज हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं माँ, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सीमा को यही समझ रहा था कि अभी कुछ दिन और आस्था यहाँ रहेगी, उसके बाद तो आप दोनों गांव जा सकती है ना। कहीं ना कहीं मनोज जी ये बात कहने में थोड़ा सा झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कहीं उनकी माँ ये बात ना कह दें कि आस्था को पहले तो उन्होंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया और अपनी बेटी के भाग जाने पर आस्था को बलि का बकरा बनाकर उसकी शादी अरमान से जबरन करवा दी, और अब उन्हें 2 ही दिनों में आस्था बोझ लगने लगी है। तब नानी माँ अपने बेटे की और देखकर बोली, मैंने तुझे पैदा किया है, 9 महीने अपनी कोख में पाला है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ कि तू कब और क्या चाहता है। और रही बात तेरी बीवी की, तेरी बीवी तो पराए पेट की है, फिर भी मैं उसके तेवर अच्छी तरह से जानती हूँ, समझा तू। और रही बात मेरी गोरी की, मैं अपनी गोरी के साथ हूँ, मैं अपनी गोरी का ख्याल रख सकती हूँ और मेरी गोरी मेरा ख्याल रख सकती है। और एक और बात कान खोल कर सुन ले मनोज, मैंने अपनी गोरी को अकेले इतना बड़ा किया है और मैं इसका आगे भी ख्याल रख सकती हूँ, समझा तू। हमें तेरे साथ की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम यहाँ से गांव चले जाएंगे। एक बार मेरी गोरी अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन वगैरह अपना चेक कर ले, उसके बाद हम अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। जब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 दिन तक तुझे तेरी माँ भारी नहीं लगेगी। ऐसे कहकर शारदा जी ने तुरंत गोरी का यानी आस्था का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। वहीं सीमा जी का चेहरा खिल उठा, क्योंकि भले ही उसके सासू माँ नाराज है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो बस खुशी की बात यही थी कि आस्था फाइनली यहाँ से जा रही थी। दादी माँ ने खुद उसके मुंह पर आकर बोल दिया था कि 3 दिनों तक के बाद वह यहाँ से चले जाएंगे। वहीं आस्था अपनी नानी माँ का साथ पाकर उनके गले लगाकर सिसक कर रो पड़ी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके मामा मामी अब इस तरह का बर्ताव करेंगे। उसने तो सोचा था कि उसे देखकर सब खुश हो जाएंगे और राजी खुशी वह अब एक साथ रहेंगे और प्रियंका के साथ वह कॉलेज ज्वाइन करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा ही हो गया था। अब डॉक्टर रश्मि से बात करने का ख्याल भी उसने छोड़ दिया था और वह सोचने लगी कि 3 दिनों के बाद कॉलेज ज्वाइन करके वह अच्छी तरह से सारी चीज देख लेगी, कैसे कब किया जाए कि कब कब कॉलेज जाना है, और उसके बाद हो सकेगा तो वो कोई किराए का कमरा लेकर यहाँ रह लेगी, वरना गांव चली जाएगी और उसके लिए उसे किसी पार्ट टाइम नौकरी की भी जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं आस्था अपने जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ आगे का सोचने लगे थी। वहीं दूसरी ओर आकाश जल्दी ही सिंघानिया मेंशन पहुंच चुका था और उसका सामना सबसे पहले टाइगर से ही हुआ। टाइगर तुरंत आकाश के गले लग गया और उससे अलग होते हुए बोला, आकाश भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ। टाइगर की बात सुनकर आकाश का ख्याल अपने फोन की ओर गया और बोला, सॉरी टाइगर, मैंने ध्यान नहीं दिया, वैसे अरमान इस वक्त कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तब टाइगर बोला, मैं किंग के बारे में ही आपसे बात करना चाहता था। आकाश भाई क्या हुआ है, किंग इतना बेचैन क्यों है? वह अभी इस वक्त गार्डन में है, उनके शरीर में आज अलग तरह की बेचैनी है, इस बेचैनी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी आकाश ने एक नज़र टाइगर की ओर देखा और अगले ही पल बोला, मैं तुमसे बाद में आकर बात करता हूँ। ऐसे कहकर वह जल्दी ही अरमान के सामने जाकर खड़ा हो गया था। वही अरमान जो कि उस वक्त गार्डन में ही बैठा हुआ था, आकाश को अपने सामने देखकर पूछा, क्या बात है आकाश, बोलो। तब आकाश ने अरमान के कंधे पर हाथ रखा, फिक्र भरी आवाज बोला, मैं जानता हूँ कि आस्था के जाने पर तू बहुत परेशान है। अब आकाश ने जैसे ही यह कहा, अरमान ने तुरंत उसका हाथ झटका दिया और उससे बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम
आकाश भला उस आफत लड़की के जाने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। वह जाती है तो जाए, वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यह बात को जुबान से बोल रहा था, लेकिन उसका दिल तो कुछ और ही कह रहा था। तभी अरमान बोला, तुम यहाँ मुझसे ये बात करने के लिए तो नहीं आए हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, यहाँ किस लिए आना हुआ। तब आकाश में अरमान को सारी डिटेल्स दिखाते हुए कहा, डेविड और मारिया यहाँ बेंगलुरु में आ चुके हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वसुंधरा रायचंद ने तुम्हारी सुपारी डेविड को दी है। अब जैसे ही अरमान ने ये सुना, उसकी आंखें अचानक से ही खूंखार हो गई थी। वही टाइगर तुरंत वहां आकर खड़ा हो गया था। उसने भी ये बात सुन ली थी कि अरमान की सुपारी डेविड को दी गई है। तब वह वहां आकर बड़े ही सनकी से स्वर में बोला, कौन है ये डेविड? मैं मिलना चाहूंगा इससे कि जो मेरे किंग की जान लेना चाहता है उसे तो मैं अब अपने हाथों से ही मारूंगा। ये कहते हुए टाइगर एक अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। वही अरमान एक गहरी सोच में डूब गया था और सीधा अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर जल्दी ही वह एक फोटो की ओर देखने लगा था और नफरत से एक गमला उठाकर उसने उसे फोटो पर दे मारा था और उस फोटो का सारा कांच पूरे कमरे में फैल चुका था। लेकिन अरमान का चेहरा ऐसा का ऐसा ही सख्त था। वह वही दूसरी ओर अब क्योंकि सीमा जी को ये बात पता चल चुकी थी कि अब आस्था यहाँ केवल 3 दिनों तक ही रहने वाली है, तो उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी आस्था को दे दी थी। वह 3 दिनों में जितना हो सकता था उतना कम आस्था से निकलवाना चाहती थी और अब जल्दी ही आस्था ने सबके लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट बना दिया था। उसे भी लगा कि 3 दिनों की तो ही बात है, 3 दिनों तक में फिर कुछ न कुछ अपना जुगाड़ कर ही लेगी। तो ये सोचते हुए आस्था ने खुशी खुशी सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और सभी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी उनके घर की बेल बजी थी। अब इस वक्त अचानक कौन आ गया, इसके बारे में किसी को कोई एहसास नहीं था। प्रियंका ने बेदिली से आस्था की और देखकर कहा, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। तभी मनोज जी बोले, अरे रहने दो, तुम बैठो, नाश्ता करो बेटा, हम दरवाजा खोल देते हैं, और वैसे भी हमें ऑफिस जाना है, हमें लेट हो रहा है। दरवाजा खोलकर हम ऑफिस चले जाएंगे। जरूर वह अखबार वाला होगा, वह अपने महीने का बकाया लेने के लिए आया होगा। ऐसा कहकर मनोज जी उठ खड़े हुए थे। कहीं ना कहीं 3 दिनों में वह आस्था और अपनी मां के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वक्त आने पर वह एक बार फिर उन लोगों का फायदा उठा सके। अब जल्दी ही मनोज जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि बेहद हैंडसम से 2 लड़के वहां खड़े हुए थे और उनके बीच साथ में एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सी लड़की थी। जी हाँ, वह दोनों लड़के और वह खूबसूरत सी लड़की कोई और नहीं बल्कि आहान और ध्रुव थे, और साथ डॉक्टर रश्मि वहां मौजूद थी। अब जैसे ही मनोज जी ने उन लोगों को वहां देखा, वह हैरान हो गए, क्योंकि उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनके सूट बूट देखकर वो समझ चुके थे कि यह कोई आम आदमी तो नहीं है। तो मनोज जी थोड़ा सा संभल कर बोले, जी सर बताएं आप कौन हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, किससे मिलना है आपको। मनोज जी बड़े ही शराफत से बात कर रहे थे। हालांकि ध्रुव और आहान शादी में भी आए थे, लेकिन उसे वक्त इतने ज्यादा बड़े बड़े लोग उसे शादी में आए हुए थे कि मनोज जी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन ध्रुव और आहान ने मनोज जी को देखते ही पहचान लिया था और बोले, मामा जी, मामा जी, मामा जी। ऐसा कहकर ध्रुव ने मनोज को गले से लगा लिया था और साथ ही साथ आहान भी उसके गले से लग गया था और बोला, अरे हम हैं, हम यहाँ भाभी से मिलने आए हैं। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।